हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कूल मोर। आज आवाज़ आपको थोड़ी सी अलग मिलेगी मेरी, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको एक टॉपिक देने का। ये आईसीएआर के लिए मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है साइंटिफिक रिसर्च का। ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, उसमें एक जो टॉपिक आपको दिख रहा है साइंटिफिक रिसर्च। इसमें साइंटिफिक रिसर्च रिसर्च जो है, ये केवल इंडिया से नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या क्या साइंटिफिक रिसर्च चल रहे हैं अभी, उनसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको सीधे आईसीआर के वेबसाइट पे, और वहाँ से मैंने एक पीडीएफ उठाया है। आपको पहले वो बताऊँगा, फिर उसके बाद जो इंडिया में भी लैब हैं उनके बारे में बताऊँगा। चलिए हम लोग चलते हैं। ये है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सीएसआईआर जिसको बोलते हैं। आप लोग कोरोना में सीएसआईआर का नाम खूब सुने होंगे। उसके बारे में आपको बता दूं कि यह भारत का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट दोनों इधर होता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में। इसमें 39 प्रयोगशालाएँ हैं, 50 फील्ड स्टेशन हैं जो पूरे भारत में फैला हुआ है। इसमें 17,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इसका पंजीकरण जो है, ये चाहिए किस मंत्रालय के अंदर आता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये वित्त प्रबंध भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि एक स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त मतलब इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसका पंजीकरण भारत सोसाइटी पंजीकरण धारा 1860 के अंतर्गत हुआ था। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा क्या जाएगा वो क्वेश्चन आप देख लीजिए थे। पहला इन दिनों काफ़ी चर्चा में रहा है स्टेम सेल रिसर्च, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल अनुसंधान। ये अमेरिकी और जापानी शोधकर्ताओं ने वयस्क त्वचा के कोशिकाओं को भ्रूण से प्राप्त होने वाली स्टेम सेल कोशिकाओं की तरह कार्य करने के लिए प्रोग्राम करने में सफलता प्राप्त की है। यह खोज इस संभावना के लिए रास्ता बनाती है कि भविष्य में वैज्ञानिक किसी भ्रूण की कोशिकाओं को, भ्रूण मतलब समझते हैं, जो बच्चा अभी गर्भ में पल रहा है उसको भ्रूण कहते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने इसी पे रिसर्च किया है, स्टेम सेल पे, कि भविष्य में किसी भ्रूण की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त किए बिना वयस्क कोशिकाओं पर प्रयोग कर बीमारियों का इलाज ढूंढ सकें। जैसे यदि भ्रूण को कोई बीमारी है, बच्चा गर्भ के अंदर उसको कोई बीमारी है, तो उस पर रिसर्च ना करके ये स्टेम सेल यदि रहेगा तो हम वयस्क के शरीर पर रिसर्च करेंगे और उसकी बीमारी का पता लगा लेंगे कि ये कैसे ठीक होगा और क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेम सेल अनुसंधान। आगे हमारे सामने सर्वाधिक चमकदार सुपरनोवा, मोस्ट ल्यूमिनस सुपरनोवा। कैलिफोर्निया और टेक्सास में खगोलवेत्ताओं ने ब्रह्मांड में अब तक देखे गए सबसे चमकदार और सबसे बड़े विस्फोट को दर्ज किया। कहाँ पे? कैलिफोर्निया और टेक्सास में। ये कैलिफोर्निया और टेक्सास कहाँ है? अमेरिका के अंदर है। खगोल विज्ञान में सुपरनोवा कहलाने वाली इस प्रक्रिया में हमारे सूरज से लगभग 100 से 200 गुना बड़ा आकार वाला सितारा ब्लैक होल में तब्दील हो गया। समझे? सूरज से 100 से 200 गुना बड़ा आकार का एक स्टार था जो ब्लैक होल में तब्दील हो गया। इसके बाद इसमें प्रचंड विस्फोट हुआ और यह घटना हुई पृथ्वी से लगभग 240 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर की आकाशगंगा में। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा में क्या होता है? तो सूर्य से लगभग 4 गुना से बड़ा यदि तारा कोई विस्फोट करे और ब्लैक होल में तब्दील हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये सुपरनोवा है। ठीक है, जीन मैपिंग, ये क्या होता है? जीनोम आधारित औषधि के क्षेत्र में कार्य कर रही दो कंपनियों ने लगभग एक ही साथ किसी मानव का पूरा जीन अंतर पढ़ लेने में सफलता प्राप्त की है। जेम्स वाटसन और जे क्रेग वेटर नाम के दो व्यक्तियों पर हुए इस स्वतंत्र अध्ययन में से वंशानुक्रम में प्राप्त हुए क्रोमोसोम्स तक का सफल अध्ययन कर लिया गया है। अगला हमारे साथ सामने शोध है प्राकृतिक हार्ट वाल्व। लंदन में शोधकर्ताओं के एक दल ने मानव अस्थि मज्जा, जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं, से प्राप्त कोशिकाओं को हार्ट वाल्व के उत्तक के रूप में विकसित करने में सफलता प्राप्त किया। अब हार्ट वाल्व क्या होता है? तो आपको पता होगा कि आपका जो हृदय है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। कैसे कैसे भाई? तो बायां आलिन, दायां आलिन, बायां निलय और दायां निलय, इस तरह से 4 पार्ट हो गया। चारों पार्ट में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए वाल्व होता है। ठीक है, तो उसी हार्ट वाल्व को कि हार्ट वाल्व जो बनेगा वो किससे बनेगा? कोई सेल से बनेगा। उस सेल को मिलने से उत्तक बनता है, उत्तक के मिलने से अंगक बनते हैं। तो ये जो हार्ट वाल्व को के उत्तक जो होंगे किससे विकसित किए जाएंगे? तो ये एक तरह से अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो से जो प्राप्त होगा सेल, उससे बनाए जा सकते हैं। यह उत्तक संपूर्ण हार्ट के वाल्व के रूप में विकसित हो सकता है और उम्मीद है कि आगामी 5 वर्षों में इस तरह से तैयार प्राकृतिक हार्ट वाल्व को मनुष्यों में
प्रत्यारोपित किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये काम कहाँ हो रहा है? लंदन में। अंटार्कटिका में नई प्रजातियां, अगला हमारा रिसर्च है। वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उन्होंने अंटार्कटिका के निकट गहरे पानी में लगभग 700 नई प्रजातियों को खोज लिया है। कहाँ पे? अंटार्कटिका के अंदर। वहाँ पे पहले खोज नहीं हुआ करते थे, अब धीरे धीरे वहाँ परमिशन मिलने लगा है, लोग के पास इक्विपमेंट अच्छे हो गए हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तब अंटार्कटिका में भी खोज की जा रही है। तो 700 से अधिक प्रजातियाँ पानी के अंदर मिली हैं। इसमें जॉइंट सी स्पाइडर, अगला हमारे यहाँ मांसाहारी स्पंज और दीमक जैसे बहुत सारे जीव मिले हैं। यह क्षेत्र ग्लेशियर की बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन इसमें भी खोज अब जारी कर दिया गया है। डायनासोर जैसी बड़ी चिड़िया, फॉसिल्स का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने चीन में एक बड़े मांसाहारी डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त किए। यह डायनासोर की भुजाएं पंखों जैसी थी। इस खोज ने उन्हें पुराने स्थापित तथ्य को खारिज कर दिया कि उड़ान भरने में सक्षम होने के साथ ही मांसाहारी जीवों का आकार छोटा होने लगता है। जैसा कि मानना है कि यदि कोई जीव मांसाहारी है और बड़ा है तो वो उड़ नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए क्या मिला जीवाश्म में कि बड़ा सा डायनासोर के आकार का है, उसका पंख है, वो उड़ भी सकता है। तो उस पर खोज किया गया है चीन में। आगे हमारे पास प्राचीनतम जीवित जंतु, सबसे पुराना जीवित जंतु कहाँ से था? तो आइलैंड्स के उत्तरवर्ती क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने 405 साल पुराने क्लैम को ढूंढ निकाला है और दावा किया है कि यह विश्व का प्राचीनतम जीवित जंतु है। ठीक है, यह जीवित मिला है, 405 साल पुराना। अफसोस है कि इसके कवच पर मौजूद छल्लों के अध्ययनों के द्वारा इन्हीं वैज्ञानिकों के हाथों उसकी हत्या हो गई। समझ रहे हैं? जिस जीव पे इन्होंने शोध करना स्टार्ट किया और पता लगा कि यह 405 साल पुराना जीव है, लेकिन उसके कवच पर मौजूद छल्लों का अध्ययन कर रहे थे, जो बाहरी कवच होता है, उस वजह से उस जीव की हत्या भी हो गई इन्हीं वैज्ञानिकों के द्वारा। लेकिन इसको आप समझ के चलिए कि 405 साल पुराना कोई जीव था जो आइलैंड्स के उत्तरवर्ती क्षेत्र में वैज्ञानिकों को हाथ लगा था। अगला रिसर्च है जीवन की भट्टियाँ। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बाहर 3 विशालकाय ग्रहों को खोज निकाला है। आकार में बृहस्पति ग्रह के बराबर इन ग्रहों का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ पर जीवन नहीं हो सकता है, लेकिन इस बात का इशारा करते हैं कि इसके आसपास मौजूद छोटे छोटे ग्रहों में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ मिल सकती है। देखिए, एक सौरमंडल में ग्रह मिला है काफ़ी बड़ा, जो बृहस्पति के आकार का। आपको पता होगा कि बृहस्पति जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और उसके बराबर एक और ग्रह मिला है, और उस ग्रह के आसपास छोटे छोटे ग्रह भी मिले हैं। तो ये बड़े वाले ग्रह पे तो जीवन नहीं है, लेकिन उसके आसपास जो छोटे छोटे ग्रह हैं उन पे जीवन की दशा नज़र आ रही है। ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है, ब्रिटिश के वैज्ञानिकों, मतलब ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का। अगला हमारे पास शोध है होमोसेपियंस का नवीन अध्ययन। 1952 में दक्षिण अफ्रीका में मिली एक मानव खोपड़ी का अध्ययन इस साल पूरा हो गया। इस जीवाश्म के सुराग यह कहते हैं कि आधुनिक मानव होमोसेपियंस, जिसको हम लोग कहते हैं आधुनिक मानव को होमोसेपियंस कहते हैं, का मूल स्थान अफ्रीका या उप सहारा क्षेत्र था, और यहाँ से इन्हें लगभग 65,000 से 25,000 वर्ष पूर्व यूरेशिया की तरफ कदम बढ़ाए थे। तो ये चीज़ आपको पहले से ही पता होगी, जो लोग इतिहास के विद्यार्थी रहे होंगे, और यदि नहीं पता हो तो इसको याद रखिएगा कि मानव जो थे इनका मूल स्थान पहले अफ्रीका रहा था, और वहाँ के क्षेत्र से ये 65,000 से लेकर 25,000 वर्ष, मतलब ईसा वर्ष इसको कर सकते हैं। तो यदि हम इस भी बता दें तो ईसा पूर्व बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम कितना वर्ष पीछे की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 65,000 हो सकता है कि 65,000 वर्ष पहले आए हों, या फिर 25,000, इन्हीं बीच में से कभी वो यूरेशिया की तरफ, यूरेशिया कहने का मतलब यूरोप और एशिया की तरफ वो बढ़े थे। ठीक है, वास्तविक क्रिप्टोनाइट। सुपरमैन रिटर्न मूवी की कल्पना इस साल हकीकत में तब्दील हो गई, जब वैज्ञानिकों ने क्रिप्टोनाइट के समतुल्य रासायनिक समीकरण वाले यौगिक अयस्क को साइबेरिया में ढूंढ निकाला। एक मूवी आई थी सुपरमैन रिटर्न, उसमें इस तरह की कुछ कल्पना की गई थी, जिसको अब सच साबित कर दिया गया है। सोडियम लिथियम बोरॉन सिलिकेट हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला वाले इस यौगिक अयस्क को वैज्ञानिकों ने सीडेराइट का नाम दिया। काश यह सुपरमैन के फिल्म की तरह हरे रंग की चमक बिखेरता, तो इसे वही सुपरहिट नाम क्रिप्टोनाइट मिल जाता। और भी हम लोग देखेंगे जो बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इससे आधारित और एक मैं अपने बुक से उठा के लाया हूँ नोट्स से, वो भी आपको कराऊंगा मैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या क्या पहले पूछा गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है? तो ये आर्यभट्ट है। कौन सा उपग्रह है? आर्यभट्ट। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है?
तो ये कल्पक्कम में स्थित है। अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञान में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है अहमदाबाद में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपको मिल जाएगा नागपुर में, महाराष्ट्र। केंद्रीय चर्म अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये आपको मिलेगा चेन्नई के अंदर। भारत में अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ड्रग जो रिसर्च लैब है वो लखनऊ में है। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? जो क्लोरेला शैवाल होता है, इसका उपयोग हम लोग अंतरिक्ष अनुसंधान में करते हैं। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये पुणे में है। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान पुणे में है। चलिए मैं कुछ एक्सरसाइज आपके लिए लाया हूँ, उसको भी करा दूँ ताकि आपको बहुत सारे टॉपिक मिल सके याद करने के लिए। अगला हमारे सामने कुछ और संस्थान है। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान, ये कहाँ है? नई दिल्ली, जिसको आप लोग एम्स कहते हैं। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान नई दिल्ली विभिन्न प्रकार के अनेक बीमारियों से प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए उत्तरदायी अग्रणी संस्थान है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये पुणे के अंदर मिलेगा। ये जो है इसकी स्थापना एनिमल सेल कल्चर के राष्ट्रीय भंडार रिपोजिटरी के रूप में की गई थी। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एवं नैदानिकी केंद्र, ये आपको मिलेगा हैदराबाद में। देश में कहीं से भी डीएनए की यदि मैपिंग करानी होती है तो उसको ले जाना होता है कहाँ? हैदराबाद में। आजकल बहुत सारे वर्क में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग बढ़ गया है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये आपको मिल जाएगा हरियाणा के अंदर, ठीक है। ये अभी गुरुग्राम में पड़ता है। पहले ये मानेसर का इलाका था, अभी ये गुरुग्राम में पड़ता है, ठीक है। गुड़गांव जिसको आप लोग बोलते हैं, उसका नया नाम गुरुग्राम है। वहीं पे राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, नया करंट अफेयर का चीज़ मैं बता दूँ कि जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, उसका भी हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर गुरुग्राम में ही बना है, जिसके संस्थापक ये नरेंद्र मोदी और उस समय के तत्काल फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे वो रहे थे, ठीक है। राष्ट्रीय पौध जीनोम अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, राष्ट्रीय पौध जीनोम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पौध जीनोम अनुसंधान केंद्र की स्थापना जैव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रायोजित सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत पौध अणु जीव विज्ञान के आधारभूत एवं अनुप्रायोगिक पहलुओं के विभिन्न पक्षों पर कई वर्षों तक सघन अनुसंधान के बाद की गई थी। आपको सीधा सीधा याद रखना है कि राष्ट्रीय पौध जीनोम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। बाकी वो चीज़ याद करने की जरूरत आपको नहीं है। जैव अनुसंधान एवं निरंतर विकास संस्थान कहाँ है? ये आपको मिलेगा इम्फाल में। जीव विज्ञान संस्थान ये कहाँ मिलेगा आपको? भुवनेश्वर में। जीव विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर में मिलेगा। इसके साथ ही कौन सा संलग्न है इसके साथ? तो यह संस्था कृषि, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से संबंध मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एवं जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान में संलग्न है। जीव विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर, याद रखिएगा। भारत इम्यूनोलॉजिक एंड बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में। इंडियन वैक्सीन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी आपको मिलेगा गुड़गांव में, जिसका नाम हो गया है गुरुग्राम। राष्ट्रीय जैव अनुसंधान विकास बोर्ड, इसने क्षेत्रीय तथा संसाधन प्रधान कार्यक्रमों के साथ साथ जागरूकता उत्पन्न करने वाले कार्यक्रमों को मदद देने के लिए अपने क्रियाकलापों को और सुदृढ़ किया है। ये पूरे भारतवर्ष के मतलब हर जगह सेंटर बनाए गए हैं। तो राष्ट्रीय जैव संसाधन विकास बोर्ड जो है वो जैव संसाधनों को बढ़ाने में मदद करता है। बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में BIN बोलते हैं, यह राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय अभियानों के लिए एक सूचना सहायता तंत्र के रूप में कार्य करता है। तो उम्मीद है कि ये आपको साइंटिफिक रिसर्च वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा और इससे एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। और भी कुछ टॉपिक और भी जो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो जैसा मैंने ये सब बताया, ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। किसमें? SPD का बुक खोलिएगा, उसमें साइंटिफिक रिसर्च करके आपको मिल जाएगा एक टॉपिक, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आप 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए और इसे शेयर करते जाइए ताकि जो लोग भी ICAR का फॉर्म भर रहे हैं उनको एक्चुअल टॉपिक से क्वेश्चन मिल सके। धन्यवाद।